पल्लवी पवार, उम्र 25 साल, कोलकाता की एक बड़ी आईटी कंपनी की एक सुपर ब्रिलियंट कोडर, स्वभाव से झक्की और तेवर की गरम। यह पल्लवी के व्यक्तित्व का वो सच है जिसे दुनिया जानती है, लेकिन पल्लवी का एक दूसरा सच भी है जिसे सिर्फ वही जानती है, और वो है कि पल्लवी को स्कूल में ही सुपर नेचुरल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगे थे। कॉलेज आते आते वो इलेक्ट्रॉनिक्स वीक हो गई थी और साथ में कंप्यूटर कोडर भी, लेकिन समय के साथ सुपर नेचुरल सब्जेक्ट्स में उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे करके और भी बढ़ती गई। उसने इंटरनेट पर भी दुनिया के तमाम घोस्ट हंटर्स यानी कि आत्माओं को खोजने वाले लोगों पर कई साल रिसर्च किया और खुद से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मशीन्स बनाए। इन गैजेट्स और मशीन्स की मदद से वो आत्माओं का पता भी लगा सकती है और उन्हें कैद भी कर सकती है। पल्लवी को पूरा यकीन था कि उस रेलवे यार्ड में किसी न किसी की आत्मा तो मौजूद है और उसी ने ये सारे के सारे खून किए हैं। पल्लवी बाइक पर लगे मोबाइल को ट्रैक कर लोकेशन के पास पहुंची। लोकेशन एक गेट के अंदर था, पर गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था, यानी कि सील्ड था। लोकेशन तो यही है, मुझे अंदर चुपके से जाना होगा, लेकिन गेट तो लॉक है। ताला तोड़ा तो किसी को शक हो जाएगा, अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। देविका ने अपने बुलेट को थोड़ी दूरी पर पार्क किया और एक दीवार के करीब पहुंची। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पे दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ है। पल्लवी उस टूटे हिस्से से गुजरकर बड़े आराम से कैंपस के अंदर आ गई। पल्लवी ने चारों ओर नजर घुमाई। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे दबे पांव फैल रहा था। पल्लवी ने अपने बैग से कुछ गैजेट्स निकाले। उसने एक ईएमएफ मीटर को घड़ी की तरह अपने कलाई पर बांध दिया। जब क्या होता था कि कोई आत्मा आसपास मौजूद हो तो ईएमएफ मीटर की लाइट जल उठती थी। पल्लवी ने ईएमएफ मीटर ऑन किया और आसपास इधर उधर चलने लगी। अगर उस आत्मा ने वाकई में 4 खून किए हैं तो पीली की जगह लाल बत्ती जलनी चाहिए, और अगर लाल बत्ती जली तो इसका मतलब होगा कि मेरा सामना एक बहुत जिद्दी और गुस्सैल आत्मा से होने वाला है। पल्लवी कुछ देर इधर उधर घूमती रही, पर किसी भी मशीन में कोई भी हरकत नहीं हुई। लेकिन उसी वक्त पल्लवी की नजर उस बोगी पर पड़ी जहां आज सुबह पुनीत की मौत हुई थी। उस जगह को पीली पट्टियों से घेर दिया गया था। देविका ने देखा कि इस वीराने में आसपास कोई नहीं है। पल्लवी क्राइम सीन पर पहुंचती है। उसने अपने 2-3 मशीन्स और भी ऑन किए। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, किसी का कुछ पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे खून किसी आत्मा ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने किए हों, पर मेरा दिल कह रहा है यहां कुछ तो है। थोड़ी देर और देखती हूं। पल्लवी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से ईएमएफ मीटर से बीप बीप की आवाज आने लगी। पल्लवी ने तुरंत ईएमएफ मशीन पर लगे स्पेशल थर्मोमीटर को देखा। उस पर टेम्परेचर की डिग्री अपने आप ऊपर होने लगी, जिसका मतलब ये साफ था कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आसपास ही है। पल्लवी का अंदेशा बिल्कुल सही था। उसी वक्त ईएमएफ मीटर की सुई भी हिलने लगी और एकदम से लाल बत्ती जल उठी। पल्लवी ने जैसे ही आत्मा को कैद करने की बात कही, उसकी मशीन अचानक से बंद हो गई। ये क्या, इसे क्या हो गया? इससे पहले कि पल्लवी कुछ समझ पाती, अचानक से थर्मोमीटर का टेम्परेचर बेहिसाब बढ़ने लगा और उसमें आग लग गई और मशीन पल्लवी के हाथ से नीचे गिर गई। देविका समझ चुकी थी कि आत्मा बेहद गुस्से में है और इसे काबू कर पाना आसान तो नहीं होगा। ये आत्मा बहुत गुस्से में लग रही है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। देविका झट से अपने साइड बैग से एक दूसरी मशीन निकालती है। एक छोटे से रेडियो से दिखने वाले उस मशीन में पल्लवी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर जाकर आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। सुनो, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। अचानक रेडियो से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। पल्लवी उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, आवाज और धीरे धीरे करके साफ होती गई। तभी पल्लवी के कानों में एक आवाज टकराई, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि साक्षी की थी। चली जा, चली जा। देविका ने गहरी सांस भरी। चली जाऊंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम लोगों को मार क्यों रही हो और उन लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था। चली जाओ, वरना तुम्हें भी मार डालूंगी। साक्षी की रूह गुस्से में गुर्रा रही थी, पर पल्लवी ने भी हिम्मत दिखाई। कहा ना, चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। नाम क्या है तुम्हारा?
पल्लवी के ये पूछते ही साक्षी की आवाज अचानक से खामोश हो गई। कुछ सेकंड्स के बाद सामने पटरी पर खड़ी दूसरी बोगी का दरवाजा खुला और जोर की आवाज के साथ वो धीरे धीरे खुलता गया और बोगी के अंदर की सारी बत्तियां चल उठी। ये साक्षी का पल्लवी को इशारा था। वो उसे बोगी के अंदर बुला रही थी। पल्लवी समझ गई। उसने अपना बैग उठाया और छोटे छोटे कदमों के साथ बोगी के अंदर आ गई। पल्लवी के बोगी के अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। पल्लवी साक्षी का सामना करने को तैयार थी। तभी अचानक से मशीन खुद से आवाज करने लगी। पल्लवी समझ गई कि उसके पीछे कोई है। वो धीरे से पीछे की ओर सामने साक्षी खड़ी थी। दोनों के बीच मुश्किल से 1 फीट का फासला था। पल्लवी साक्षी को देख रही थी, जो कि बेहद मासूम और खूबसूरत थी। समझ नहीं आ रहा था पल्लवी को कि आखिरकार वो लोगों को मार क्यों रही थी। पल्लवी ने जैसे ही उससे बात करना चाहा, साक्षी जोर से चीखी और पल्लवी को एकदम से धक्का दे दिया। पल्लवी झटक कर दूर जा गिरी और उसके कंधे से उसका बैट भी जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि पल्लवी अपने आप को संभाल पाती, साक्षी उस पर लगातार हमला करती रही। पल्लवी ने चीख कर कहा, देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। मुझसे बात करो। साक्षी की रूह ने पल्लवी की एक न सुनी और उसे इधर उधर पटकती रही। पल्लवी के सर से खून बहने लगा। उसे बहुत जोरों का गुस्सा आया और गुस्से में वो तेजी से साक्षी की ओर बढ़ी। पर इससे पहले कि पल्लवी कुछ कर पाती, साक्षी ने अपने हाथों से पल्लवी की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। पल्लवी तड़प उठी। साक्षी की पकड़ धीरे धीरे और कसती जा रही थी। उसने पल्लवी को एक हाथ से हवा में उठा लिया। पल्लवी की सांसें जैसे टूटने सी लगी। उसके माथे की नसें तन गईं। पल्लवी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने साइड बैग में लगे मशीन के बटन को दबा दिया और बटन के दबाते ही एक बहुत पतली सी और तीखी सी आवाज बोगी में फैल गई। साक्षी की आत्मा कांप उठी। बोगी के सारे शीशे एक एक करके थुकने लगे। साक्षी की आत्मा तड़पते हुए चिल्लाते हुए बोली, बंद करो इसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसे बंद करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। बंद करो इसे। ये सुनते ही पल्लवी को साक्षी के ऊपर थोड़ा तरस आया और उसने वो मशीन बंद कर दिया। साक्षी की आत्मा ने समर्पण कर दिया और अगले ही पल पल्लवी उसके चंगुल से आजाद हो गई। साक्षी की आंखों से काजल आंसू में घुलकर उसके गालों पर ढुलक गए। साक्षी अब बात करने को तैयार थी। मेरा नाम साक्षी चौधरी है। उस रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी उस दिन, जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करती थी। लेकिन हमारे घर वाले राजी नहीं थे। मैं घर से भाग के कोर्ट में शादी करने वाली थी। 8 जून की रात में मुंबई एक्सप्रेस से कोलकाता जा रही थी, जहां पे मैं और सुनील शादी करने वाले थे। मैं खुश जरूर थी कि अगले दिन से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी, पर मैं थोड़ी घबराई हुई भी थी क्योंकि मेरा भाई पुलिस में है और बहुत गुस्से वाला भी। मैं बहुत हिम्मत करके घर से भागी थी। बल्कि सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार मैं ट्रेन से अकेले सफर कर रही थी। फिर किसी छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। 50 की उम्र का एक आदमी बैग लिए मेरी बोगी के अंदर आया। मेरे ठीक ऊपर की बर्थ उसकी थी। मैं मासूम थी। दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी मुझ में। मुझे वो आदमी बेहद शरीफ लगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराती। उसकी उम्र मेरे पापा की जितनी होगी। थोड़ी देर में हम दोनों बात करने लगे। मैं उसे अंकल कह के बात करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी पर भरोसा हो चला था। मैंने उसे सारी बात बता दी कि मैं घर से भागकर बोर जा रही हूँ और कोर्ट में शादी करने वाली हूँ। उस आदमी ने कहा कि वो वकील है और वो हम दोनों की मदद करेगा। उसने मुझे ये कहकर डरा दिया कि हो सकता है कि कोलकाता में मेरा भाई मुझे और सुनील को पकड़ ले। अगर मेरे भाई ने हम दोनों को पकड़ लिया तब वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे केस देखे हैं। मैं बहुत डर गई थी। फिर उसने कहा कि आखिर यलहंका स्टेशन के पास उसकी बेटी का ससुराल है। आज रात मैं वहीं रुक जाऊं और अगले दिन वो आदमी किसी दूसरे कोर्ट में हमारी शादी करा देगा, क्योंकि यलहंका में वो बहुत लोगों को जानता है। मैं उसकी बातों में आ गई और हाँ कर दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। उस आदमी ने चुपके से ट्रेन का चेन खींचा और यलहंका स्टेशन के पास ही ट्रेन रुक गई। मैं अपना सारा सामान लेकर उस आदमी के साथ उतर गई। रात का वक्त था और चारों तरफ बड़ी हल्की रोशनी थी। थोड़ी देर साथ चलने के बाद पर उसने हंसकर मेरी बात टाल दी और बस चलते रहने को कहा।
मैं बस 2 कदम बढ़ी ही थी कि अचानक से उस आदमी ने पीछे से मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उसने एक झटके में मेरी सोने की चेन मेरी गर्दन से निकाल ली। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर वो काफी ताकतवर था। मैंने जोर से अपना दांत उसके हाथों में गाड़ दिया। वो दर्द से चीख उठा। मैं भागने की कोशिश की, पर उससे तेज नहीं भाग पाई। उस आदमी ने फिर से मुझे पकड़ लिया। मैं डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। उस आदमी को गुस्सा आया और वो मेरा गला दबाने लगा। मेरा दम घुटने लगा। कुछ सेकंड के अंदर मेरी मौत हो गई। कहां अगले दिन मैं दुल्हन बनने वाली थी और कहां मेरे सामने मेरी ही लाश पड़ी हुई थी। मेरी मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने आंख मूंद कर उस आदमी पर भरोसा किया। मुझे लगा कि उसने मुझसे प्यार से बात की है, इसीलिए वो अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जितना प्यार से बात करता है वो उतना ही खतरनाक होता है। ये सीख किसी दुनिया ने मुझे दी और इस सीख के बदले मुझे मिली मौत। मैंने फैसला लिया कि हर वो इंसान जो प्यार से बात करने का नाटक करता है, उसे मारना होगा। साक्षी, तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं हुई थी कि दुनिया का सच समझ पाती। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन आरा, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम तो लव मैरिज करने वाली थी ना। प्यार से तो सनी भी प्यार किया करता था ना। जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो क्या उसे भी मार दोगी? वो बेचारा सनी, मैं जानती हूं कि ये दिल आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। महीने की हर 8 तारीख को मैं इसी मुंबई एक्सप्रेस पर चढ़ती हूँ कि बोर पहुंचकर सुनील से मिलूंगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। काश, मैं जानती हूँ कि ये दिल आज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। महीने की हर 8 तारीख को मैं इसी मुंबई एक्सप्रेस पर चढ़ती हूँ कि कोलकाता पहुंचकर सुनील से मिलूंगी, पर ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। काश मैं उसे बोल पाती कि मेरा इंतजार ना करे। क्या तब शांत हो जाओगी? लोगों को मारना बंद कर दोगी? मतलब मैं तुम्हारा मैसेज सुनील को पहुंचा दूंगी। तो मगर ऐसा कैसे होगा? इस मशीन में तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर तुम्हारा मैसेज सुनील को दे दूंगी। इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अब किसी को नहीं मारोगी। वादा करती हूं अनिल।